हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर हमने अभी तक 3 लेक्चर ले लिए। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। दूसरे हमने देखा कि उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जिसके हमें 2 मेथड भी देखे थे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा कोफिशिएंट मेथड। उसके बाद हमने तीसरे लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी थी, जिसके अंदर हमने 2 टाइप कर लिए थे, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। अब हम लेक्चर 4 के अंदर उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमारी बाकी की जो 2 रिएक्शन बच गई थी, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, हम उनको पढ़ने वाले हैं। पहले एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा चेंज इन कलर और फोर्थ वन इवोल्यूशन। ये 4 तरीके हमने देखे थे, हम जिसे डिटरमाइन कर सकते केमिकल रिएक्शन हुई थी। उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस भी देखी थी और कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसका हमने जो कलर था वो क्या था, ब्लू। फिर हमने देखा था एक और FeSO4, जिसका कलर कैसा था, ग्रीन। हम एग्जैक्ट ग्रीन नहीं कहते हैं, जैसे रेडिश ग्रीन इस तरह से होता है, पर याद करने के लिए हम इसको ग्रीन मान लेते हैं। उसके बाद हमने देखे थे कैल्शियम के कुछ CaO, CaOH2। उसके बाद हमने देखा था CaCO3। मैंने कहा था ये बार बार आएंगे, इनका नाम याद रखना, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम की बात करते हैं, CaO हमारा क्या है, क्विकलाइम। फिर CaCO2 क्या है हमारा, स्लेक्टलाइम। और CaCO3 क्या है हमारा, ये हम लाइमस्टोन। इतना हमने पढ़ा था। इनके नाम भी हैं, साइंटिफिक नेम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमको पता है कि ये हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं। जब हम CaO को पानी के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती थी, हीट। और हमने उस हीट को कौन सी रिएक्शन बोला था, उसको हमने बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसके अंदर हीट इवोल्व हो रही है वो एक्सोथर्मिक है, जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी थी, एंडोथर्मिक। कुछ याद आ रहा हो बच्चों। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर को पहले देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, है ना। यहाँ पे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, पर पीछे के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। आप उनको देखो, अच्छे से पढ़ो और फिर वापस आओ। हम देखा था कि जिसके अंदर हीट इवोल्व हो रही है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें नहीं हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे हम जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमारा क्या बनता है, स्लिकलाइम बनता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, हीट इवोल्व होती है। एक्सोथर्मिक की एक एग्जाम्पल और देना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके अंदर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी हमको मिलती है, जिससे हम अपने डेली वर्क कर पाते हैं। वो भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन एक रिएक्शन है, हाँ। क्या ब्रीदिंग भी एक रिएक्शन है, नहीं। ये हमने लेक्चर 1 में देखा था कि रेस्पिरेशन को तो हम क्या कह सकते हैं, एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, पर ब्रीदिंग को हम एक केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग बस इनहेल और एक्सेल ऑफ गैसेस है। ब्रीदिंग के अंदर हम लोग कोई नया कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा है उसके अंदर, पर रेस्पिरेशन के अंदर होता है। गैस भी वॉल्व होती है और टेम्परेचर भी चेंज होता है। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा 2 तरह के मेथड होते हैं जिससे हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड कोफिशिएंट मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हमने देखा था कि इसको अगर बैलेंस करना है तो हमको सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना होगा, फिर हमको नॉन मेटल करना होगा, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं जो कि खुद एक नॉन मेटल है, पर
एज अ प्रोसेस हम इसको इस तरह से करते हैं, और फिर एक लास्ट में हाइड्रोजन। फिर हमने देखा दो तरह के रिएक्शंस, एक कॉम्बिनेशन, मैं सब कुछ यही लिख रहा हूं ताकि रिवीजन कर रहे हैं ना, इसलिए। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, एक हमने डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन देखी। और हमने देखा कि ये दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ए और बी जुड़ते हैं, यानी कि ऐड होते हैं, और ए बी बनाते हैं। यहाँ पे ए बी का मतलब कोई भी मेटल की या कंपाउंड की बात करते हैं। कॉम्पोजिट डीकम्पोजिशन के अंदर हमने देखा था कि ए बी स्प्लिट हो जाता है ए और बी के अंदर। अब उसके स्प्लिट होने के तीन मेन रीजन हो सकते हैं। पहला हमने देखा था कि थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, दूसरा हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, और एक हमने देखा था फोटोलाइटिक है। एक और हमने देखा था फोटोलाइटिक, और तीनों के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। थर्मल का हमने देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक का देखा था, और हमने फोटोलाइटिक का भी देखा है, फोटोलाइसिस का भी देखा था। उसके अंदर हमने देखा था कि हम कैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो स्प्लिट हो जाता है। पहले उसका कलर कैसा होता है, पहले उसका कलर होता है कलरलेस यानी कि व्हाइट, और बाद में उसका कलर कैसा होता है, ग्रे। और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन देखे थे कि क्यों हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क बोतल के अंदर या फिर हम उसके सनलाइट के कॉन्टेक्ट से उसको दूर रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो किसमें चला जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर चला जाता है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक क्वेश्चन। मैग्नीशियम ऑक्स जो होता है, मैग्नीशियम, हम जब भी इसको किसी केमिकल रिएक्शन में लेके जाते हैं तो हम उसको पहले रब करते हैं, एक सैंड पेपर से क्या करते हैं, उसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है क्यों, क्यों हम उसको रब कर रहे हैं? मैग्नीशियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव है। ये हम लोग अभी जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे मैग्नीशियम के बारे में। एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, या फिर कहते हैं एलिमेंट है। जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो क्या करता है, ये उसके साथ रिएक्शन करता है, और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है O2 के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस बाद में कर लेंगे इसको। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, पर हम उसको सैंड पेपर से क्यों रब कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही उसके साथ एक लेयरिंग बना लेता है, यानी जो रिबन होता है हमारा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और ये लेयर जो होती है इस बाकी के मैग्नीशियम को फर्दर रिएक्शन से क्या कर देती है, रेजिस्ट कर देती है, यानी कि रोक देती है, होने ही नहीं देती। इसीलिए हम सैंड पेपर से पहले इस लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और फिर प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन कंप्लीट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो पर्पज ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, रिएक्शन कर सकता है। और यही हम किसमें देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखेंगे। अभी तक हमने इसका रिवीजन कर लिया है, अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। हमारी जो थर्ड रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अगर हम इसको समझें वर्ड्स के प्रॉब्लम में, जैसे हमने समझते हैं कॉम्बिनेशन को ए प्लस बी ए बी, डिकम्पोजिशन ए बी स्प्लिट्स होता है ए एंड बी के अंदर, वैसे डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ए है प्लस यहाँ पे सी डी है तो ये रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पे ए जो है वो क्या कर दे, मान लो कि सी को डिस्प्लेस कर दे, नाम सजेस्ट कर रहा है वो डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा ए बी, और सी क्या हो जाएगा इसमें से बाहर निकल जाएगा। एक बार इसको देख लो अच्छे से, ए ने सी को डिस्प्लेस किया और सी की पोजीशन एक्वायर कर लिया, उसको पकड़ लिया, और ए डी बन गया और सी यहां से क्या हो गया, निकल गया। अब अगर इसी के साथ हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं एक बार,
अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है कि ए भी एक कंपाउंड है प्लस सी डी भी एक कंपाउंड है, और इसके अंदर मान लो कि अभी के लिए हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, जब हम रिएक्शंस देखेंगे ना तो उसको अच्छे समझेंगे क्यों हो रहा है ये। हम देखते हैं कि ए जो है वो सी को डिस्प्लेस कर देता है, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये सी इसकी जगह पे आ जाएगा यानी कि ए की जगह पे, और ए चला जाएगा कहां पे, सी की जगह पे, यानी कि अब रिएक्शन प्रोडक्ट साइड हमारा क्या बन जाएगा, सी बी एंड ए डी, ए डी। तो सर हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है, यहां पे जो ए है ये एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, और सी डी साफ दिख रहा है कि कोई कंपाउंड है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों ही क्या है, कंपाउंड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ए यानी कि एक एलिमेंट वो क्या कर रहा है, एक कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है या फिर डिस्प्लेस कर देता है, और उसकी स्पेस को एक्वायर करता है या उसकी जगह को ले लेता है और उसको निकाल देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि वो उसकी जगह पे और वो उसकी जगह पे स्वाइप हो जाते हैं, कहीं तो ए चला गया सी की जगह पे, सी चला गया ए की जगह पे। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट होती है और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेस हो कैसे रहे हैं, अब हमने लेक्चर 1 देखा था तो मैंने आपको कहा था कि इनका आपस में इंटरलिंक है, चैप्टर सभी आपस में लिंक्ड है एक दूसरे के साथ में। जैसे कि अब इसके अंदर हम बात करें तो आपका जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर पेज नंबर 45 आप देखना, पेज नंबर 45, वहां पे आपको मिलेगी एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, हालांकि मेटल नॉन मेटल हम दोबारा पढ़ेंगे, पर अभी इसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो है वो मेटल्स का एक ऑर्डर लगा हुआ है, किस तरह से कि जो सबसे ऊपर है टॉप पे जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और जो बॉटम पे है बिल्कुल नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जो ऊपर के जो मेटल हैं या फिर एलिमेंट है, हम लोग यहाँ पे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ये जो ऊपर के एलिमेंट हैं ये नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। हम इसको भी देखते हैं, ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसके अंदर जो पोटेशियम है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि पोटेशियम जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है क्या, कर सकता है, कैल्शियम को कर सकता है क्या, कर सकता है, पोटेशियम मैग्नीशियम को कर सकता है क्या, कर सकता है, एल्यूमिनियम कर सकता है क्या, कर सकता है, और इन सबको भी कर सकता है। ऐसे ही सोडियम पोटेशियम को कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये इससे लेस रिएक्टिव है, और बाकी के जो नीचे हैं इन सबको क्या कर सकता है, ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो जब हम देखेंगे कोई भी रिएक्शन, उसके अंदर हम देखेंगे कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर हम लोग कोई रिएक्शन देखते हैं, सपोज करते हैं कि कोई रिएक्शन है जिसके अंदर कॉपर है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, जिंक है, जैसे कि हम समझते हैं एक रिएक्शन के थ्रू, यहां पे हम सपोज करते हैं हमारा कॉपर है और प्लस में हमारा जिंक सल्फेट है, ZnSO4। अब क्या ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, देखते हैं। हम देखते हैं कॉपर तो ये रहा और जिंक हमारा ये रहा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि ये यहां से इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और अगर इसकी जगह हम लोग यहां पे कुछ और लगा दें, सपोज करते हैं Na यानी कि सोडियम लगा दें, तो ये रिएक्शन होगी, तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी।
यानी कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर उनकी इंटरचेंज हो जाएगी पोजीशन जो है। ठीक है बच्चों, ए यानी कि कोई मोर रिएक्टिव होना चाहिए सी से। अगर ए सी से मोर रिएक्टिव नहीं है तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी। यहां पे भी रिएक्टिविटी सीरीज का जो है हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं, पर यहाँ पे इंटरचेंज हो जाती है। यहाँ पे जैसे अकेला कंपाउंड निकला, एक अकेला एलिमेंट निकला है, वैसे यहाँ पे कंपाउंड आ जाता है, बस इतना फर्क है ना। कुछ हम लोग क्या कर लेते हैं इसके साथ में एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी कॉपर सल्फेट का देखा था, हम बात करते हैं Zn प्लस में कॉपर सल्फेट वाला देख लेते हैं वापिस से। और ये रिएक्शन हमने बहुत बार देखी है। हम देखते हैं कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये क्या बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और क्यों डिस्प्लेस किया उसका रीजन समझ में आया आपको, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। हम देखते हैं कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जहां पे हम देखें तो जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज आपको वैसे तो रटनी नहीं है, पर अगर उसको 2-3 बार देखोगे तो वैसे याद हो जाएगी, और रिएक्शंस करोगे तो भी याद हो जाएगी। मेटल नॉन मेटल में तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आप बहुत सारी रिएक्शंस करनी पड़ेंगी उसको लेके, पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। कर देते हैं इसको।